उसको पहले रिवीजन करेंगे थोड़ा बहुत और अपना टॉपिक सेशन को आगे बढ़ाएंगे, अपना क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों के लिए जो फॉर्म के ऊपर था, फॉर्म मैंने आज शाम में भेज दिया ग्रुप में, आप उसके अनुसार अच्छे से उसको नोट डाउन कर लेना। उसमें सारा ब्यौरा, सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि कौन सा फॉर्म माइंस रूल में कहां इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर क्लास में एक क्लास हुआ भी है और उसका होगा रिकॉर्डिंग, तो मैं अपलोड कर दूंगा आप लोग की इस वेबसाइट में। अगर मिलेगा मुझे मौका तो इसमें मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप सबसे सिर्फ रिक्वेस्ट यही करूंगा मैं, या फिर उसका वाला कॉपी पेस्ट यहाँ कर दूंगा, वहां सबको मिल जाएगा और डिटेल से मिल जाएगा। उसको आप याद कर लेना, ठीक है। क्लास में 2-4 बार रिवीजन करोगे, आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि फॉर्म क्या है, कहाँ इस्तेमाल होता है। एक बात, जिन बच्चों को क्लास में रिकॉर्डिंग मान लो नहीं दिखता है, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार क्लास को लीव करके फिर से ज्वाइन करें, आपको रिकॉर्डिंग साउंड सब अच्छा हो जाएगा। नेटवर्क को सही ठीक ठाक से रखो। आप सवाल पूछते हो या कोई भी बात मेरे से कहते हो, कोई भी चीज होता है, तो आप अपने साथ अपना नाम और आईडी भी लिखा करो हमेशा। कोई भी मैसेज मुझे देना होता तो अपना नाम और आईडी लिख के भेजा करो, ताकि मुझे पता चले कि पर्टिकुलर लड़का कौन है। वैसे तो रहता है मेरे पास डिटेल्स, लेकिन उस चीज को मैं कहीं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, फिर बाद में इत्मीनान से आराम से पढ़ता हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी मुझे भेजो तो अपना नाम और आईडी के साथ भेजना, मेरे पास बेहतर तरीके से पहुंच पाएगा। चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हुए, देर न करते हुए, तो टॉपिक सबसे पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मेथड, वेंटिलेशन, सपोर्ट, शॉर्ट फायरिंग से भी होगा, और कुछ सवाल जो हम लोग रूल पढ़ रहे हैं रूल से होगा। हम लोग का टॉपिक क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एकदम। बोलो, कोई भी गैलरी का मैक्सिमम चौड़ाई कितना होगा? गैलरी का मैक्सिमम चौड़ाई कितना होगा? किसी भी गैलरी का मैक्सिमम चौड़ाई कितना हो सकता है? वेरी गुड। किसी भी गैलरी का मैक्सिमम चौड़ाई कितना हो सकता है? 4.8 मीटर, दैट इज द मैक्सिमम चौड़ाई 4.8 मीटर हो सकता है। मैक्सिमम हाइट किसी भी गैलरी को कितना रखा जा सकता है? एज पर सीएमआर कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अनुसार कोई भी गैलरी का चौड़ाई मैक्सिमम कितना रखा जा सकता है? तो मैक्सिमम हाइट कितना रखा है? तो 3 मीटर रखा जा सकता है, ठीक है। ये सीएमआर के किस रेगुलेशन में इसका जिक्र किया गया है? सीएमआर के कौन सा रेगुलेशन में इसका जिक्र किया गया? वेरी गुड। कौन सा रेगुलेशन में इसका जिक्र किया गया है? तो रेगुलेशन नंबर 111 में इसका जिक्र मिलता है। आप रेगुलेशन नंबर 111 उठा के पढ़ोगे तो आपको जिक्र मिलेगा क्या कि इसके बारे में हाइट विथ साइज के बारे में दिया गया है। जो हम लोगों का माइंस में हम लोग जो इस्तेमाल करते थे पर मैन के हिसाब से, माइंस में कितना हवा होना चाहिए एट द एलवीसी में, कितना हवा होना चाहिए? एलवीसी में हवा कितना होना चाहिए? 6 मीटर क्यूब होना चाहिए। जो हम लोग का डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय होता है, इसका डिटेल्स किस फॉर्म के अंतर्गत लिखा रहता है? किस फॉर्म में हम लोग एम्प्लॉय का डिटेल्स, एम्प्लॉय का सारा ब्यौरा, सारा चीज को हम लोग लिखते हैं? किस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग? फॉर्म ए में लिखते हैं। फॉर्म ए में एम्प्लॉय का सारा डिटेल्स होता है। ओवर टाइम विथ वेजेस, ओवर टाइम वेजेस के बारे में किस फॉर्म में जिक्र किया गया? माइंस रूल का कौन सा फॉर्म है वो? तो फॉर्म बी में है। वर्कमैन इंस्पेक्टर अपना रिपोर्ट किस फॉर्म में बनाता है? वर्कमैन अपना इंस्पेक्टर जो अपना रिपोर्ट होता है कौन सा फॉर्म में भेजता है? तो फॉर्म यू में भेजता है अपना इस्तेमाल। अब हम लोग एम से लेकर टी तक सारा फॉर्म देखेंगे एक साथ फिर से। कल जैसे क्लास किए थे, आज का क्लास का सेम पार्ट होगा। तो एम फॉर्म जो मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है उसका पहला नोटिस जो हम लोग भेजते हैं, फर्स्ट नोटिस फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर पीएमई, पीएमई के लिए जो दिया जाता है, एमई के लिए पहला नोटिस जो होता है कौन सा फॉर्म में देते हैं हम लोग? तो फॉर्म एम में देते हैं, एम में देते हैं। कोई मुझे बता सकता है जो एम में नोटिस दिया जाता है कितना दिन पहले दिया जाता है? फॉर्म एम में अगर किसी को सूचित करेंगे तो कितना दिन पहले देते हैं हम लोग? तो 20 दिन पहले हम लोग पहले एम फॉर्म में नोटिस देते हैं। कम से कम 20 दिन पहले उसको बताते हैं कि बाबू आपको जाना है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अगर वो व्यक्ति किसी कारण से ना जा पाए, वो अगर व्यक्ति किसी कारण से अगर मेडिकल एग्जामिनेशन चेकअप करवाने अपना नहीं गया, तो उसको सेकंड और फाइनल नोटिस दिया जाएगा। किस फॉर्म में दिया जाएगा? फॉर्म एन में देंगे। अब उसके बाद उसके खिलाफ हम लोग कोई एक्शन ले सकते हैं। सेकंड नोटिस देने के बाद भी अगर वो नहीं जाता है, फिर नहीं गया, तो तब उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है, उसको जॉब से बैठा सकते हैं। और ये कितना दिन पहले दिया जाएगा? उसको अब कितना समय मिलेगा? पहले ऑलरेडी हमने 20 दिन का समय दे रखा था, अब उसको हम लोग कितना दिन का समय देंगे? केवल और केवल 10 दिन का समय देंगे। 10 दिन उसके पास रहेगा, बस 10 दिन के अंदर ही उसको जाके दिखा लेना है। पहला नोटिस एम फॉर्म में 20 दिन पहले, सेकंड नोटिस एन फॉर्म में कितना? 10 दिन पहले। ये फाइनल नोटिस था। अब अगर जो व्यक्ति मेरा है, ठीक है, अब वो व्यक्ति जब मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा तो उसका रिपोर्ट बनकर आएगा। वो किस फॉर्म में रिपोर्ट बनकर आता है? वेरी गुड। वो कौन सा फॉर्म होगा? एम एन, उसके बाद क्या होता है? ओ। आपको मैं एबीसीडी सिखा रहा हूं, उसके अनुसार सारा चीज याद हो जाएगा। कुछ टफ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। एम में क्या बोले? पहला नोटिस। एन में क्या बोले? सेकंड नोटिस 10 दिन में। एम में पहला नोटिस 20 दिन में, सेकंड नोटिस 10 दिन में, एन में, फिर ओ में उसका रिपोर्ट बन गया। अब मान लो वो व्यक्ति जो है रिपोर्ट बनकर आया, रिपोर्ट ओके है, तो वो काम करने चला जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो व्यक्ति का जो एग्जामिनेशन होगा उसका स्टैंडर्ड दिया गया है। स्टैंडर्ड अगर पीएमई का स्टैंडर्ड होता है तो किस फॉर्म में उसका स्टैंडर्ड बताया गया है? तो पीएमई का जो स्टैंडर्ड होता है फॉर्म पी में बताया गया है। और अगर आईएमई के स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे तो कौन सा फॉर्म आईएमई के स्टैंडर्ड बताया गया है? P1। P1 जो फॉर्म होता है वो आईएमई का स्टैंडर्ड के बारे में बताता है। उसमें आईएमई के बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है कि इस तरह से आईएमई करवाना, ये सारी चीजें होती है।
तो पीएमई हो गया, आईएमई हो गया, आईएमई का स्टैंडर्ड हो गया, पीएमई का स्टैंडर्ड हो गया। अब अगर मान लो कि कोई व्यक्ति क्या है, कोई व्यक्ति क्या है, डिसेबल है। डिसेबल मतलब वो देख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, कुछ तरह से प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर से मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। और इस बार मेडिकल जो एग्जामिनेशन होती है कोई डॉक्टर नहीं करता है, कोई एरिया डॉक्टर नहीं करेगा। उस केस में क्या होता है, मेडिकल एपिलेटेड बोर्ड होता है, मेडिकल एपिलेटेड बोर्ड द्वारा वो किया जाता है, ठीक है ना। कौन करेगा, मेडिकल एपिलेटेड बोर्ड। अब इसका जो नोटिस है मेडिकल एपिलेटेड बोर्ड के पास, मेडिकल एग्जामिनेशन का नोटिस किस फॉर्म में देंगे हम लोग, किस फॉर्म में देंगे, जल्दी से किस फॉर्म में देंगे। वेरी गुड। क्लास में केवल 65-70 स्टूडेंट्स रिप्लाई दे रहे हैं, 150 स्टूडेंट्स में से 75 स्टूडेंट रिप्लाई दिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है हर एक बच्चा रिप्लाई दे इस चीज का आंसर। नहीं पता है तो सीख लो, 2-4 बार क्लास में रिवीजन होगा, आप आसानी से समझ जाओगे। किस फॉर्म में हम लोग देंगे, मेडिकल एपिलेटेड बोर्ड वाला नोटिस किस फॉर्म में दिया जाएगा, तो हम लोग देंगे आप किस फॉर्म में, अब हम लोग देंगे फॉर्म, कौन सा फॉर्म में देंगे, अब हम लोग देंगे फॉर्म, कौन सा देंगे, पी के बाद क्यू में। देखो सिंपल बात था डियर स्टूडेंट्स, एम एन ओ ये तीनों एक साथ है कहानी। ये फर्स्ट नोटिस, ये सेकेंड नोटिस, ये रिपोर्ट उसका, ठीक है, रिपोर्ट। ये क्या है, पी क्या है, पी एंड पी वन क्या है, पी एंड पी वन, पी एंड पी वन एक साथ ही है। ये क्या स्टैंडर्ड के बारे में बताता है, स्टैंडर्ड, ये क्या बताता है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। अब फिर से ये कौन हो गया, ये मेडिकल, ये नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन है। अगर यही वाला अगर मेडिकल बोर्ड एग्जाम करती है, एपिलेटेड मेडिकल बोर्ड, मैं सिंपल लिखता शॉर्ट में, एपिलेटेड मेडिकल बोर्ड अगर एग्जामिनेशन कर रही है तो फिर से इसका कहानी स्टार्ट होगा। अब हम लोग किस में देंगे, पहला नोटिस क्यू में देंगे। ये जो क्यू में दिया जाएगा नोटिस, ये कितना दिन पहले दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग ऑन है बाबू, डोंट वरी। ये क्यू में नोटिस दिया जाएगा कितना दिन पहले देंगे हम लोग, 15 डेज। वेरी गुड। ये कितना दिन होगा, 15 दिन। आर में फिर से सेकंड नोटिस दिया जाएगा। फर्स्ट नोटिस देंगे हम लोग क्यू में, आर में क्या करेंगे हम लोग, सेकंड नोटिस देंगे। सेकंड नोटिस किस में देंगे, आर में। तो जो आर वाला नोटिस देंगे, आर वाला नोटिस ये भी कितना दिन पहले दिया जाएगा, इसका भी क्या होगा, टाइम फ्रेम क्या होगा, इसका टाइम फ्रेम क्या होगा, इसका भी होगा 15 दिन। यहां पे क्या था, यहां पे था आपका 20 दिन और 10 दिन था, यहां पर क्या है, दोनों 15-15 दिन का है। और इसका जो रिपोर्ट बनेगा किसे बनेगा, किसे बनेगा इसका रिपोर्ट, एस में बनेगा। इसका जो रिपोर्ट बने किसे बनेगा, देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर तुम अच्छा समझ पाए तो बहुत आसान है, पूरा फॉर्म याद करना बहुत आसान है। MNO ये मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। ये एग्जामिनेशन कौन करता है, तो एरिया लेवल का जो हॉस्पिटल होता है, जो आपके आसपास जो देखते हो डिस्पेंसरी नहीं होता, जो हॉस्पिटल होता है वहां पे इसका इलाज होता है, ठीक है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन हम लोग भेजे, ये क्या है, पीएमई भी है और आईएमई भी है। पीएमई भी हो सकता है इसमें, आईएमई भी हो सकता है, ठीक है, ये दोनों के लिए, ठीक है। आईएमई अगर इसमें फिट है तो ओके है, नहीं है तो फिर हम लोग एपिलेटेड मेडिकल बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। इसका पहला नोटिस क्यू में, आर में, उसका रिपोर्ट एस में। और ये पी और पी वन क्या है, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब किसका स्टैंडर्ड, अगर हम पीएमई का स्टैंडर्ड देखते थे, पीएमई का ये हो गया, और आईएमई का स्टैंडर्ड देखे तो आईएमई ये होता है। अब सवाल ये आता कि सर बार बार पीएमई आईएमई पीएमई कर रहे हैं, पीएमई आईएमई का मतलब क्या होता है, पीएमई का मतलब होता है पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, आईएमई का मतलब इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। जब आप ऑल इंडिया ज्वाइन करोगे तो उस समय जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वही कहलाएगा आईएमई। पहली बार ज्वाइनिंग किए जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ वो होगा आईएमई, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद जितना भी आपका मेडिकल चेकअप होगा सब कहलाएगा पीएमई, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। इसका टाइम फ्रेम होता है, इसका वर्किंग स्टैंडर्ड के आधार पर होता है। जैसे अगर मान लो किसी व्यक्ति की उम्र 45 साल तक है तो 5 साल में एक बार, 45 से 60 साल है तो 3 साल में एक बार पीएमई होगा, 60 साल से ज्यादा है तो हर साल करना होगा। इसका अलग अलग स्टैंडर्ड है। आई टेस्टिंग कर, किसी अगर मान लो कोई डंपर ऑपरेटर है, स्क्रीनिंग प्लान पे काम करता है, सबका टेस्टिंग वगैरह करना अलग अलग है। इसके बारे में हम लोग क्लास में देखेंगे, क्लास का ही पार्ट होगा, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो पीएमई वाला ये वाला पार्ट हो गया। अब अगर पीएमई किए, कोई व्यक्ति पता चला कि अंधा है या कोई काम नहीं कर पा रहा, उसको कुछ सुनाई नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा डिजीज है जिससे उसका क्यूरेबल नहीं हो सकता है, तो पीएमई में अगर पैसा पता चल गया तो क्या करेंगे, तब उसको फिर से हम लोग भेज देंगे एपिलेटेड मेडिकल बोर्ड के पास। वो एपिलेटेड मेडिकल बोर्ड के पास पहुंचेगा बच्चा, फिर से उसका टेस्ट होगा। वो जो डॉक्टर्स की टीम बैठेगी ना, वो टीम चेक करेगी अब कि उसका सच में प्रॉब्लम है कि नहीं, और उसके लिए उसको नोटिस दिया जाएगा क्यू में, आर में, और फिर दिया जाएगा एस में रिपोर्ट बना के। अब ये एपिलेटेड मेडिकल बोर्ड अगर उसको बोल दे कि नहीं ये सक्षम नहीं है काम करने के लिए, तो कंपनी को उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। और अगर मान लो जरूरत पड़ा तो कंपनसेट करेगी, पैसा देगी, और उसको काम को भी चेंज कर सकती है कि नहीं ये आदमी सक्षम नहीं, इसको हल्का फुल्का काम दिया जाए। अब जैसे मान लो कि एक क्या था, मेरा उदाहरण के तौर पर मान लो एक व्यक्ति था जो एसडीएल ऑपरेटर था,
कम लाइट में वो देख के काम कर रहा है। या फिर केबल मैन है जो कंटिन्यू डस्ट को इनहेल कर रहा है, उसको डस्ट रिलेटेड कोई बीमारी हो गया तो कंपनी अब बात है क्या उसको छोटा मोटा कोई जॉब दे। अब उसको मान लो गोला माटी बनाने दे देगा, जाओ तुम गोला माटी आपसे बनाओ। क्यों? तुम इतना डस्ट खा लिया कि तुम्हारा हेल्थ खराब हो गया। कोई ड्रिल ऑपरेटर था जो फेस में होल लगा रहा था, उसका लंग्स में प्रॉब्लम हो गया, बेचारा का आंख में डस्ट चला गया, वो देख नहीं पा रहा, आपसे उसका आंख खराब हो गया, आंख का रोशनी का पावर चला गया है। अब उस व्यक्ति के लिए क्या उपाय है? उसको बोल दिया कंपनी के नहीं आपसे ठीक है तुम ऐसा काम कर रहा था, अब तुम सरफेस पे रहेगा और तुम क्या करेगा सरफेस पे केवल टप गाड़ी गिनेगा, कितना टप गाड़ी आ रहा है कितना जा रहा है, उसी के बदले तुमको 1.5 लाख 2 लाख जो पेमेंट है तुमको मिलेगा। तो इस तरह से कंपनी क्या करती है उसको कंपनसेट करके देती है। तो ये लेकिन जो उसके लिए कि हाँ वो व्यक्ति डिसेबल है, ये कौन तय करेगा? ये कभी भी मेडिकल एग्जामिनेशन में नहीं होता है, पीएमईआईएम में नहीं होता है, इसके लिए एफिलिएटेड मेडिकल बोर्ड चाहिए। बिना एफिलिएटेड मेडिकल बोर्ड के कोई व्यक्ति तय नहीं कर सकता है कि वो व्यक्ति सक्षम है या सक्षम है, ठीक है, वो बताएगी। अब ये जितना भी आप कहानी सुने पीएमई आईएमई कितना पीएमई हुआ, कितना आईएमई हुआ, कितना नंबर ऑफ हुआ, इसका एक डिटेल्स बना के इतना बच्चा इतना आदमी का हम लोग किए, माफ करना इतने एम्प्लॉय का हम लोगों ने पीएमई आईएमई कर रखा है, इसका डिटेल्स बना के हर साल एक ब्यौरा देना पड़ता है। वो होता है किस फॉर्म में उसको हम लोग बना के देते हैं, सारा का सारा डिटेल्स किस फॉर्म में देते हैं, इसका सारा डिटेल्स बना के किस फॉर्म में हम लोग बना के देते हैं सारा डिटेल्स। वेरी गुड। इसका जो फॉर्म क्या होगा बाबू, इसका फॉर्म कौन सा बनेगा, फॉर्म टी में, कि सारा डिटेल्स जितना भी पीएमए की हो आईएमए की हो माइनस रूल के अनुसार सारा डिटेल्स हम लोग फॉर्म कौन सा देंगे, टी में। तो देखो MNOPQRST तुम्हारा रिटर्न तक क्लियर होगा, और यू में क्या होता है वर्कमैन इंस्पेक्टर अपना जो रिपोर्ट भरता है यू में हो गया। तो एम से लेके यू तक याद करना बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो अब है JKL, JKL भी बहुत आसान है, J फॉर रिपोर्टेबल इंजरी, K फॉर माइनर इंजरी, L फॉर लीव विथ वेजेस। देखो इससे पहले M के पहले क्या होता है, M के पहले तो JKL, उसके बाद ना M होगा JKLMN। तो J का मतलब क्या होता है रिपोर्टेबल इंजरी, रिपोर्टेबल इंजरी के लिए रिपोर्ट है, ये माइनर इंजरी के लिए है, और L मतलब क्या है लीव विथ वेजेस, लीव विथ वेजेस आप किसी को दे रहे हो तो उसका क्या होता है L, L फॉर लीव, L फॉर लीव विथ वेजेस। JKL MNOPQRSTU इतना फॉर्म मैंने आपको आज ऐसे ही क्लास में बोलते बोलते आपको याद करा दिया। जिन बच्चों को याद नहीं था, जिनको याद था वो रिवीजन कर लिए, जिनको याद नहीं था वो इसमें से आप आसानी से याद हो गया होगा यहां तक फॉर्म। डी में अटेंडेंस वाला होता है, ए में एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय का डिटेल्स होता है, जितना भी एम्प्लॉय उसको डिटेल्स ए फॉर्म से स्टार्ट होगा। आप जब जाओगे तो सबसे पहले अपना चेहरा दिखाओगे तब ए फॉर्म में डिटेल्स बनेगा, स्टार्टिंग ए फॉर्म से होता है। फिर आपका वेजेस के बारे में आएगा जो कि तुम्हारा ओवर टाइम वेजेस का है, और डी में आपका हाजिर बनेगा। तो ए बी डी भी आसानी से याद हो जाएगा। अगर इतना याद किए तो बाकी कुछ बचा नहीं, सारा चीज आपके सामने है, बहुत आसान था सारा का सारा बात, आप इसको आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। क्लियर हुआ कहानी यहां तक? ई का एक छोटा हुआ पार्ट है। अब ई में क्या होता है, फॉर कंपनसेटरी डे ऑफ रेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है, ईएल वगैरह से रिलेटेड है। ई में ई फॉर ईएल के लिए और कंपनसेटरी डे ऑफ रेस्ट से रिलेटेड है। तो सारा का सारा फॉर्म देखो वो आपको आसानी से याद आ गया। ए डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, बी उसका ओवर टाइम वेज, डी अटेंडेंस वाला, ई कंपनसेटरी डे ऑफ रेस्ट और ईएल से रिलेटेड। उसके बाद JKL है जो कि आपको आसानी से हो गया। अब क्लास में मौजूद हर एक बच्चा मुझे रिप्लाई देके समझाए, ठीक है, कि आपको पूरी बात कहानी समझ में आया कि नहीं। हाँ ये भी तो होता है कंपनसेटरी डे ऑफ रेस्ट से रिलेटेड। क्लास में मौजूद हर एक बच्चा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिप्लाई देके बताए, नया पुराना जितना स्टूडेंट है, हर किसी का मैं रिप्लाई को देख रहा हूं। आप देख के क्लास में बच्चा हर एक बच्चा बताए कि समझ में आया कि नहीं, सारा फॉर्म आपको याद हुआ कि नहीं। एकदम अच्छा, वेरी गुड। राम कुमार मरांडी नया स्टूडेंट हो, समझ में आ गया वो? हाँ हेलो, तुम्हारा वीडियो नहीं दिख रहा है, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करो, फिर से तुम इंस्टॉल करो, हो जाएगा। कौन बोल रहे हो, आईडी बताओ। अच्छा फिर से करो, तुम्हारा क्लास में एनरोल किया हुआ है बाबू, तुम्हारा आया था। तुम सब बच्चों को दिख रहा है, तुम्हारा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब तुम्हारा नेटवर्क या कोई चीज का इशू है। लीव करके फिर से ज्वाइन करो, हो जाएगा। तो हो गया मोटा मोटी। एक बात मैं आज क्लास में फिर समझाना चाहता हूं, वो आप सबसे रिक्वेस्ट यही है, क्लासेस जब चलती है ना तो क्लास के दौरान ना कॉल मत किया करो, सभी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। इस क्लास में बच्चा क्लास कर रहा था, क्लास से निकल के मुझे कॉल किया, आप ही में से दोस्त, आप ही का फ्रेंड है। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप एक बच्चे के कारण ना बाकी जो बच्चे क्लास करते 160 बच्चा सफर करता है। तो क्लास में रिक्वेस्ट आपसे है कि क्लास के दौरान कॉल मत करो। अगर कभी आपका वीडियो रुक रहा, पॉज हो रहा तो कुछ मत करो, क्लास को लीव करो,
फिर से रिज्वाइन कर लो, हो जाएगा। अगर क्लास में मौजूद 160 में से 160 में से अगर 159 बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं और आपका प्रॉब्लम हो रहा, इसका मतलब गलती हमारी नहीं है, आपका ही कुछ कमी है आप में, मतलब आपके मोबाइल में नेटवर्क में या कुछ इशू है, दैट्स व्हाई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा। आप कुछ मत करो, मोबाइल का नेटवर्क को ठीक कर लो, मोबाइल को स्विच ऑफ ऑन कर लो, उसके बाद ज्वाइन करो, आपको ठीक से ज्वाइन हो जाएगा, आप क्लास कर पाओगे। और नहीं तो कोई इशू नहीं है, आप रिकॉर्डिंग क्लास तो आपको मिल ही जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हो। लेकिन क्लास के दौरान आप कॉल मत करो, हर किसी से रिक्वेस्ट करूंगा कॉल मत करो, बहुत तकलीफ होता है। पढ़ाते वाले जो फॉरम रहता है उसमें लाइफ टूट जाता है ना, बाकी बच्चे, क्योंकि आप देखोगे फिर आपको मजा नहीं आएगा उस समय। चलो तो फिर से मैं अपना लाइन आता हूं, फिर से एक बार देखता हूं कि आप लोगों ने कितना अच्छा से याद किया मेरा फॉरम। सारा का सारा चीज 2-4 सवाल में पूछता हूं घुमा झुमा के, अब देखो तुम लोग कितना जवाब दे पाता है। अभी तो मैं सीक्वेंस बोल रहा था इसलिए आप लोग बोल दिए फटाफट, अब मैं उल्टा पुल्टा पूछूंगा, देखता हूं तुम लोग कितना जवाब दे पाओगे। रिपोर्टेबल इंजरी फॉरम कौन सा, रिपोर्टेबल इंजरी फॉरम कौन सा, फटाफट सब बच्चा जवाब देगा। रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा फॉरम, जे, वेरी गुड। रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा फॉरम, जे। सेकंड नोटिस ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन कौन सा फॉरम, सेकंड नोटिस मेडिकल एग्जामिनेशन का, वेरी गुड। सेकंड नोटिस मेडिकल एग्जामिनेशन का फॉरम नंबर एन, वेरी गुड। माइनर इंजरी का नोटिस कौन सा फॉरम में देंगे, माइनर इंजरी का नोटिस कौन सा फॉरम में देंगे, के में देंगे। एम्प्लॉय का हाजिरी किस फॉरम में बनेगा, एम्प्लॉय का हाजिरी किस फॉरम में बनेगा बाबू, एम्प्लॉय का हाजिरी कौन सा फॉरम बनेगा, डी में बनेगा। ओवर टाइम का रिकॉर्ड किस फॉरम में रखेंगे, ओवर टाइम जो आदमी कर रहा है उसका रिकॉर्ड बी में होगा, ओवर टाइम का रिकॉर्ड किस में होगा, बी में होगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड पीएमई का स्टैंडर्ड किस फॉरम में दिया गया है, पीएमई का स्टैंडर्ड कौन सा फॉरम में दिया गया है, पी में दिया गया है। जो एपिलेटेड मेडिकल बोर्ड द्वारा फर्स्ट नोटिस जो दिया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए कौन सा फॉरम में देंगे, एपिलेटेड मेडिकल बोर्ड का फर्स्ट नोटिस जो दिया जाएगा कौन सा दिया जाएगा, क्यू में दिया जाएगा। एपिलेटेड मेडिकल बोर्ड का जो रिपोर्ट बनकर आएगा किस फॉरम में रिपोर्ट बना के बनेगा, वो किस फॉरम बनेगा, ऐसे बनेगा। वर्कमैन इंस्पेक्टर अपना रिपोर्ट कौन सा फॉरम में भरेगा, यू में भरेगा, वेरी गुड। वर्कमैन इंस्पेक्टर अपना यू में भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव विथ वेजेस कंपनसेटरी डे ऑफ रेस्ट के बारे में किस फॉरम में जिक्र किया गया है, सॉरी लीव विथ वेजेस का जिक्र किसमें किया गया, लीव विथ वेजेस, एल में। लीव विथ वेजेस कंपनसेटरी डे ऑफ रेस्ट और ईएल, कंपनसेटरी डे ऑफ रेस्ट और ईएल के बारे में किस फॉरम में, ई में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट नोटिस ऑफ द पीएमई, फर्स्ट नोटिस ऑफ द पीएमई, पीएमई का पहला नोटिस कौन सा फॉरम में, पीएमई का पहला नोटिस एम में देंगे। सारा मेडिकल का रिटर्न कौन सा फॉरम में भेजते हैं हम लोग, सारा मेडिकल का रिटर्न किस फॉरम में भेजते हैं हम लोग, तो टी में भेजते हैं। मेडिकल का जो रिपोर्ट बनकर आता है पीएमई आईएमई का किस फॉरम में आता है, वो तो ओ में आता है। आईएमई का स्टैंडर्ड किस फॉरम में होता है, आईएमई का स्टैंडर्ड में एक बार पूछूंगा जवाब उसी में देना है। आईएमई का स्टैंडर्ड कौन सा फॉरम में होता है, P1 में होता है। मोटा मोटी इतना ही था, आप लोग जवाब दिए, इतना बच्चा इतना फास्ट में रिप्लाई दिया सारे के सारे बच्चे लोग, इससे पता चला कि नहीं आप लोग परफेक्ट तरीके से समझ पाए, सीख पाए, जान पाए। कुछ याद करना टफ नहीं है बाबू, याद रखो, क्लास के साथ जुड़ के रखोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना याद कर लिए। मेरा टारगेट केवल पढ़ा के छोड़ देना नहीं है कि आप पढ़ लिए छोड़ दिए जाओ भाई तो अपना समझो, मेरा काम था पढ़ाना, तो पैसा दिया पढ़ लिया हो गया। मेरा टारगेट है कि आप जब पैसा देके पढ़ रहे हो तो आपको उसका मूल्य मिलना चाहिए, उसका वैल्यूज मिलना चाहिए, ये मेरा मेन टारगेट है हर दृष्टि से। इसलिए हम लोग हर चीज सोच सोच के नया नया चीज आप लोग लाते रहते हैं, है ना। कल ही मैंने बताया था अगर आपका कोर्स खत्म हो जाता है और कभी आपको फ्यूचर में भी कोई एग्जाम देना होता है तो हम तब भी आपके साथ खड़े हैं, बस आपको उस समय आके मुझे मैसेज कर देना कि सर हम पुराना स्टूडेंट है, मेरा पुराना आईडी ये था, इस आईडी से मैंने क्लास किया था, ये मेरा नंबर था सर, आप चेक कर लीजिए, आपके पास रिकॉर्ड होगा, मैं चेक कर लूंगा। आपको कोई किसी तरह का कोई एडवांस फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, पुराना कोर्स का फी, पूरा रजिस्ट्रेशन चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। केवल जिस महीना आप क्लास करेंगे 30 दिन 60 दिन 50 दिन जो भी क्लास करेंगे केवल उसका फीस देके आप पूरा का पूरा क्लास को कर पाएंगे। बाकी उस बैच में हुआ जितना भी रिकॉर्डिंग क्लास उसको भी आप देख पाएंगे, कोई इशू नहीं है ना। जो भी चीज अपने आप को फ्रेश और अपडेट करना चाहते हैं वहां से कर पाओगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है बाबू, जितना मैं सोचता हूं आप लोगों के लिए बेहतर कर पाऊं, जितना मेरे से बन पड़ता मैं आप लोगों के लिए प्रयास करता हूं कि बेहतर किया जाए। आज का टॉपिक सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा डिस्कशन हो गया, बहुत सारा चीज हम लोगों ने पूछ लिया, 2-4 सवाल पूछ के मैं अपना टॉपिक सेशन स्टार्ट करूंगा। माइंस में बनाया गया ऐसा कौन सा जगह है जहां पर व्यक्ति बैठ के नाश्ता पानी कर सकता है, उसको क्या कहते हैं? विश्राम करने के लिए जो बनाया गया है उसको क्या कहेंगे? वेरी गुड, उसको क्या कहते हैं हम लोग? शेल्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? शेल्टर कहते हैं। जो शेल्टर बनाया जाएगा, कितना आदमी पे शेल्टर बनाने के बारे में बोला गया है? जो शेल्टर बनाता है डियर स्टूडेंट्स, कितना आदमी बनाते हैं? देखो फंस गए तुम लोग सब। 50 जितना भी बच्चा मारा सबका आंसर गलत है, 50 वाले सभी का आंसर गलत है। क्या मैंने 50 कहा था कल? क्या मेरा आंसर 50 था? हम कब 50 बोले? तुम लोग 50 मार दिया। क्या बोले? हम मोर देन 50 है। आंसर क्या था? मोर देन 50 था ना।
तो मोर देन 50 मतलब 50 होता है कि 51 होता है। अब 51 आंसर देते तो मैं संतुष्ट होता, लेकिन आप 50 आंसर दिए तो क्या हो गया, गलत हो गया। 51 और मोर लिख दो, 51 आदमी होगा या ज्यादा होगा, मतलब 50 से अधिक आप कहना चाह रहे हो, है कि नहीं। इस पे देना है शेल्टर, हमको बनाना होता है, शेल्टर बनाते हैं। ये जो शेल्टर है, ठीक है, माइंस का इंट्रांस में बनाना पड़ेगा। अगर ऑर्डिनरी एम्प्लॉय का संख्या कितना हो जाए तो माइंस का इंट्रांस में देना पड़ेगा। कितना हो वो, मोर देन 25 हो जाते शेल्टर को हमको क्या करना पड़ेगा, माइंस का इंट्रांस में बनाना पड़ेगा। वैसे हम लोग क्या करते हैं, जहां लोडिंग पॉइंट होता है ओपन कास्ट का वहां पर बनाते हैं, जहां पर मेरा वर्कशॉप होता है वहां पे शेल्टर बनाते हैं, और साथ ही साथ माइंस का इंट्रांस में देना पड़ेगा। अगर 25 से ज्यादा आदमी ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है तो वहां पर भी बनाते हैं। जो शेल्टर का स्टैंडर्ड के बारे में बोला गया, जो फ्लोर एरिया होगा उसका साइज, फ्लोर एरिया कितना स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। फ्लोर एरिया कितना स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। फ्लोर एरिया कितना स्क्वायर मीटर से कम नहीं होगा, तो 14 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होगा। फ्लोर एरिया अगर फ्लैट शेप का फ्लैट हो, उसका हाइट कितना होगा। फ्लोर एरिया अगर फ्लैट शेप का तो हाइट कितना होता है, मैक्सिमम 2.5 मीटर होता है, 2.5 मीटर होता है। वही अगर स्लोप होता है तो लोएस्ट पॉइंट पे कितना हो जाएगा, लोएस्ट पॉइंट पे हाइट कितना हो जाएगा, लोएस्ट पॉइंट पे हाइट कितना हो जाएगा, 1.8 मीटर। कितना हो जाएगा, 1.8 मीटर। और हाईएस्ट पॉइंट पे कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे हाइट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। बाबू एक बात आप लोग, सॉरी फॉर दैट, प्रीवियस क्लास के लिए यहां पर ऑफिशियल गैजेट में मैंने देखा बच्चों ने कुछ भेजा है मुझे, देखो इसका आंसर होगा 2.5 मीटर। इसको 3 जो आप लिखे हो ना 3.5, उसको काट के आप 2.5 कर लो। ऑफिशियल गैजेट में 3.5 नहीं बल्कि 2.5 है, इसको आप चेंज कर लो। मेरा डेटा में भी भूल था, इस डेटा को मैंने भी चेंज कर लिया, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है उसको चेंज कर लो। ठीक है, समझ में आ गया, सब बच्चा चेंज कर लो। अब मैं एक बार फिर से पूछता हूं, फ्लैट रूफ में 2.5 मीटर और स्लोप्ड रूफ में मैक्सिमम, हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट कितना होगा, क्या हो जाएगा इसका जवाब, अब 2.5 मीटर। आपके सामने रखा हुआ उसको प्लीज चेंज कर लो, एकदम पास में रखा हुआ इसको जल्दी से चेंज कर लो। हम लोग अपना क्लास और सेशन को आगे बढ़ाते हैं, अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलो अपना टॉपिक आज का क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। टुडेस टॉपिक व्हाट अबाउट, हाँ, नॉट लेस देन 2.5 मीटर, 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो 3.5 नहीं होगा, 2.5 मीटर होगा। तो मोटा मोटी हो गया। हम लोग टॉपिक आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग का रिवीजन, जो हम लोग का परंपरा था, आज का परंपरा पूरा हुआ। हम लोग जो रिवीजन करवाने वाले थे, रिवीजन पूरा हुआ। रिवीजन के साथ हम लोग कुछ फॉर्म को याद भी कर लिया इसके क्लास में। फॉर्म कुछ क्या, माइंस रूल का जितना फॉर्म था सभी याद हो गया, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं। कभी भी भूल जाओगे इस वीडियो को देख लेना, 15 मिनट का